सबसे बड़ी खबर दोस्तों, सिर्फ आधे घंटे में यह पूरा घटनाक्रम हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जी हां, याद कीजिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों देश जो हैं युद्ध के कगार पर आ गए थे और युद्ध एक तरह से शुरू हो गया था। यह ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आधे घंटे के अंदर पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो है इस बात का ऐलान करते हैं और फिर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री आकर इस बात की पुष्टि करते हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आधे घंटे में नाटकीय अंदाज में ऐसा क्यों हो गया? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने न सिर्फ ये खबर रख रहा हूं, बल्कि सिर्फ आधे घंटे में यह सारा खेल क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात, अमेरिका लगातार मध्यस्थता कर रहा था, लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा था, मगर आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल पाकिस्तान झुका क्यों। आखिर भारत के सामने पाकिस्तान झुका क्यों? तो दोस्तों गौर कीजिएगा, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के 3 बेसिस पर हमला किया और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रहा था, उसके तमाम हमलों को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, एक तरफ कर रहा था, उसके बाद पाकिस्तान दबाव में आ गया। और फिर यह खबर आती है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और दोनों के बीच सीधा समझौता हुआ कि फायरिंग और सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाएगी। बाकी किसी मुद्दे या जगह को लेकर कोई बातचीत का प्लान नहीं है। यानी कि दोस्तों, जैसे ही भारत हमलावर तेवर अपनाता है, जैसे ही पाकिस्तान को समझ में आने लगता है कि यह एक ऐसा युद्ध है जहां वो जीत नहीं सकता, तो वो घुटने टेक देता है। सबसे बड़ी बात, यह जो घटनाक्रम आया है दोस्तों, सही मायने में भारत की शर्तों पर आया है। क्योंकि याद कीजिएगा, इससे पहले भारत ने क्या अहम घोषणा की थी। भारत ने कहा था कि अब इसके बाद अगर भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी कि आगे से फिर से पहलगाम होगा तो इसी तरह से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। और वो पाकिस्तान जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भीख की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, और भारत अगर फिर से सुताई करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश की क्या हालत होगी। तो एक तरह से दोहरा दबाव था। पहली बात, जिस तरह से 3 बेसिस को नेस्तनाबूद आज सुबह कर दिया गया, उसके बाद डीजीएमओ लगातार भारत को कॉल करते हैं, पाकिस्तानी डीजीएमओ, और फिर भारत का यह कहना कि आगे अगर आपने फिर हमला किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा करते हैं आपके स्क्रीन पर, After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for the attention to this matter. और उसके बाद दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यह घोषणा करते हैं, गौर कीजिएगा, पिछले 48 घंटों में राष्ट्रपति जेडी वैंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के सीनियर अधिकारियों से बात की, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ असीम मुनीर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और असीम मलिक शामिल हैं। मैं ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने तुरंत सीज फायर पर सहमति जताई है और अब वे एक न्यूट्रल जगह पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की सूझबूझ, समझदारी और शांति के रास्ते को चुनने की तारीफ करते हैं। समझिए पूरे इस घटनाक्रम को दोस्तों। भारत लगातार दबाव बना रहा था। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि आगे से अगर आप हमला करेंगे तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, उसे युद्ध समझा जाएगा। नतीजा, पाकिस्तान तमाम तरह से फंस गया था। मैं जानता हूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 अरब दिए थे, मगर उससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान किस कदर नतमस्तक है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने। और भारत ने कहा था कि आईएमएफ कहीं ना कहीं आतंकवाद का पोषक बन रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत ने लगातार दबाव बनाया, भारतीय सेना लगातार दबाव बना रही थी, जिसका नतीजा आपके सामने है। मगर आज मेरे जहन में कई सवाल हैं। याद कीजिएगा, क्या हुआ था करगिल युद्ध के बाद? करगिल युद्ध किसने शुरू किया था? पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह
परवेज मुशर्रफ। और यह बात खुद उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नहीं पता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बिल क्लिंटन। वो बुलाते हैं नवाज शरीफ को अमेरिका, कान उमेटते हैं, नतीजा युद्ध विराम। उस वक्त भी इस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था। और यह मत भूलिए, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने कहा था कि जो भारत कर रहा है वो सही कर रहा है। आप पर अगर आतंकवादी हमला होगा तो क्या आप उसका जवाब नहीं देंगे? कहने को डोनाल्ड ट्रंप बेशक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हकीकत यह है दोस्तों, हकीकत यह है कि पाकिस्तान पर दबाव था। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देख रही थी कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक बना हुआ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारतीय डीजीएमओ को कॉल करना पड़ा और नतमस्तक होना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारतीय तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किस तरह से ऐलान किया। My colleagues from the military, the Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अपनी पत्रकारिता के करियर में मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम घटनाओं को देखा है। जी हां, जब आगरा शिखर सम्मेलन हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी जी के बीच, वो पूरा ड्रामा मैंने देखा था। मैंने जब संसद पर हमला हुआ था उस वक्त मैं बीबीसी में काम कर रहा था। जब 26/11 का हमला हुआ था तब मैं आज तक में काम कर रहा था। जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं मैं खुद उसे कवर करने गया था। जब पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की उन्हीं के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी तब मैं पाकिस्तान गया था। मैंने इन दोनों देशों के उतार चढ़ाव को देखा है। पिछले 30 सालों में बतौर पत्रकार मैंने उसे कवर किया है। कई बार हालात इतने खराब हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर बॉम्ब ना गिरा दे। मैंने वो मंजर भी देखा है। उस वक्त मैं जी न्यूज में काम कर रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के परमाणु शक्ति होने का ऐलान किया था और फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था परमाणु बॉम्ब का विस्फोट करके, परमाणु बॉम्ब की टेस्टिंग करके। तो अगर ऐसे में शांति का ऐलान होता है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों, जंग से किसी का फायदा नहीं होता, उससे नुकसान होता है। मगर हां, जब जंग शुरू हो जाए या एक देश आप पर आतंकवादी हमला करे तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। तब कोई यह नहीं कह सकता कि से नो टू वॉर। मगर कम से कम अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या हम पाकिस्तान पर विश्वास कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? यही हमारे जहन में सवाल है। पाकिस्तान ने भारत को कई बार भारत के साथ विश्वासघात किया। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर जाते हैं, मगर समानांतर तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ करगिल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद याद कीजिएगा, भारतीय संसद पर हमला होता है। यानी हर बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है, बातचीत में सफलता मिली है, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है। 2008 याद कीजिए, जब 26/11 का मुंबई में हमला हुआ था और 166 लोग मारे गए थे। यह है पाकिस्तान का रिकॉर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासतौर से अब जबकि उनका ऐसा जनरल है जिसकी सोच जिहादी है, जनरल असीम मुनीर। वो असीम मुनीर जिसके मन में एक किस्म की फैंटेसी है भारत पर गजवाए हिंद करने की। और आप जानते हैं दोस्तों, हमारी सेना के होते हुए कोई आंख उठाकर इस देश की तरफ नहीं देख सकता। इनकी अपनी फैंटेसी है और उस फैंटेसी के चलते आप जो मर्जी कर सकते हो, मगर हकीकत यह है कि भारत पर आंख उठाना नामुमकिन है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उसके बाद
सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, जो इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय पब्लिक रिलेशंस का चेहरा बनी हुई थी। आइए इन दोनों को सुनते हैं। पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भारत ने शुरू से ही इस मुद्दे पर बहुत ही बेहतरीन परिचय दिया, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को सामने पेश करके, या फिर जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर में इस पूरे मामले का मर्म है, इस पूरे मामले का जो जेनेसिस है, इस पूरे मामले का जो चैतन्य है, वो इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि सिंदूर उजाड़े गए थे ना, और फिर उसी सिंदूर के उजाड़े जाने को लेकर भारतीय सेना ने हमला किया और करारा जवाब दिया, ऐसे जवाब दिया कि पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। आप जानते हैं पाकिस्तान ने कितने मिसाइल छोड़े, मगर भारत के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में एक भी मिसाइल नहीं गिरा। और आप जानते हैं पाकिस्तान में क्या हाहाकार मची हुई थी। यह फर्क था पाकिस्तान और भारत के अंदर। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अब हमें देखना है कि आगे क्या होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 1999 में कारगिल हुआ था और जब नवाज शरीफ चले गए थे अमेरिका और क्लिंटन ने उन्हें समझाया था कि अब आप युद्ध विराम कीजिए, उसके तुरंत बाद वहां पर तख्ता पलट हो गया था। नवाज शरीफ को भागना पड़ा था और पाकिस्तान के तानाशाह बन गए थे जनरल परवेज मुशर्रफ। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, अब जबकि ये हो गया है तो इसके बाद क्या होने वाला है? क्या अब इसके बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा, शहबाज शरीफ का तख्ता पलट होगा, या फिर आसिम मुनीर वो जाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ अरसे से क्या हो रहा है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ देश के सेना प्रमुख थे तब वहां पर सेना की साख थी, मगर पिछले 5 सालों में सेना वहां बहुत बदनाम हुई है।
जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अत्याचार किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। नतीजा, सेना इस वक्त बहुत अनपॉपुलर है। यही वजह है कि असीम मुनीर ने पहलगाम को अंजाम दिया था ताकि सेना का रुतबा वो बढ़ा सके। उन्हें लग रहा था कि भारत के साथ जंग करके हम भारत को झुका देंगे, मगर ये भारत है प्यारे, भारत को झुकाने की तुम सोच भी नहीं सकते। अब देखना यह है कि क्या इसके बाद जनरल असीम मुनीर की गर्दन कटने वाली है। और जब मैं गर्दन कटने की बात कर रहा हूं तो मैं सचमुच गर्दन कटने की बात नहीं कर रहा हूं या फांसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि क्या इसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान बहुत दिलचस्प हो चला है दोस्तों, और हमें वहां के एक एक घटनाक्रम पर निगाह रखनी पड़ेगी। आपको लगातार मेरे मंच पर बने रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां पेश करता रहूंगा। और एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, पूरे देश को बधाई इस युद्ध विराम के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बाज आएगा। और जैसे मैंने बताया, मेरे लिए इमोशनल लम्हा है। हम सब शांति का इंतजार करते हैं, और जब शांति हमारे टर्म्स पे हो, हमारी शर्तों पर हो, तो हम उसका इंतजार करते हैं। बहरहाल शर्तें क्या हैं, किस तरह का समझौता हुआ, इस बारे में पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। अगले 24 से 48 घंटे में और पता चलेगा, और जैसे जैसे खबरें सामने आती रहेंगी मैं आप तक इसे अपडेट करता रहूंगा। अविजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।